हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि कभी भी किसी भी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पहले कंपनी को कैसे स्टडी किया जाता है, उसके बिजनेस के बारे में कैसे पता किया जाता है, उसके फंडामेंटल्स को कैसे देखते हैं और फिर एक प्रॉपर डिसीजन हम बनाते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो व्हाट इज द राइट प्राइस, किस सही प्राइस में हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कंपनी का नाम है आईआईएफएल फाइनेंस। ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, माइक्रो फाइनेंस, इस सब तरह के बिजनेस पे डील करती है और काफी तेजी से कंपनी ग्रो कर रही है। को लेंडिंग में बैंक्स के साथ को लेंडिंग में भी ये कंपनी अभी एंट्री कर चुकी है और वहां पर हम लोग को दिख रहा है कि काफी अच्छा इसका बिजनेस हो सकता है। खास करके गोल्ड लोन और हाउसिंग लोन में इनका काफी अच्छा मार्केट शेयर भी है और कमांड भी अच्छा है इसका। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा हम लोगों को दिखता है। तो चलो देखते हैं कि एक फाइनेंस कंपनी को, अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंपनी डिस्कस किए, मेनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थे या इंजीनियरिंग कंपनी थे, आज हम लोग देखते हैं कि एक फाइनेंस कंपनी को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको किस किस एंगल से देखा जाता है, कैसे फाइनेंस कंपनी को देखा जाता है, उसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। IIFL Group is one of the leading players in the Indian financial service space. तो इंडियन फाइनेंशियल स्पेस में ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है और इसका काफी अच्छा मार्केट में होल्ड भी है। Prior to composite scheme of arrangement, IIFL Finance Limited was engaged in the business of financing, asset and wealth management, retail and institutional broking, financial product distribution and investment bank। यानी डिमर्ज होने से पहले कंपनी का क्या सिचुएशन था कि डिमर्ज होने से पहले ये बहुत तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व थी। जैसे ये लोग फाइनेंसिंग का काम तो करते ही थे, असेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते थे, रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग करते थे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा काम किया करते थे। अब हम लोग देखते हैं कि डिमर्ज होने के बाद क्या सिचुएशन। तो कंपनी का डिमर्ज होने के बाद क्या हुआ है, आईआईएफएल ग्रुप जो एक ही कंपनी हुआ करता था, वो डिमर्ज होने के बाद अब ये आईआईएफएल फाइनेंस, आईआईएफएल सिक्योरिटीज एंड आईआईएफएल वेल्थ, ये तीन अलग अलग कंपनी में ये ब्रेक हो चुकी। तो अपने को समझना होगा कि ये जो पहले ये तीन कंपनी है, ये पहले एक ही हुआ करती थी। अभी ये लोग तीन अलग अलग कंपनी और तीनों अलग अलग कंपनी लिस्टेड है मार्केट में। हम लोग अभी फिलहाल जिसका स्टडी करने जा रहे हैं वो है आईआईएफएल फाइनेंस। तो वी आर ओनली स्टडिंग दिस पोर्शन ऑफ द बिजनेस, हम लोग खाली ये वाली कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे। IIFL Finance Limited is one of the leading retail focused diversified NBFC। तो यहाँ पर कुछ कुछ कीवर्ड हम लोग को समझ में आ रहा है कि बिजनेस में क्या है और किस तरह से ये बिजनेस चलता है। ये रिटेल फोकस्ड है एंड दे आर डाइवर्सिफाइड। तो ये लोग बेसिकली रिटेल लोन्स प्रोवाइड करते हैं और ये डाइवर्सिफाइड है, यानी किसी एक प्रकार का लोन नहीं देती है। जैसे बहुत सारे कंपनी होते हैं वो सिर्फ हाउसिंग लोन देते हैं, कैनफिन हाउस, कैनफिन होम फाइनेंस, आवास होम फाइनेंस, तो ये लोग खाली हाउसिंग फाइनेंस में डील करते हैं। पर ये जो कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस, ये डाइवर्सिफाइड है। तो ये क्या क्या लोन प्रोवाइड करती है, ये होम लोन भी प्रोवाइड करती है, गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है, बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है, माइक्रो फाइनेंस में है, कैपिटल मार्केट का फाइनेंसिंग में है, डेवलपर लोन, डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन लोन फाइनेंस। तो ये एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, छह अलग अलग सेक्टर्स में लोन प्रोवाइड करने का काम करती है और इसके पास अराउंड 8.5 मिलियन कस्टमर्स है एज ऑन टुडे। IIFL Finance has widened its pan India reach through extensive network of branches। अपने ब्रांचेस को भी इन लोगों ने काफी एक्सपैंड कर लिया। अभी जो क्वार्टर वन में रिजल्ट आया उसको ध्यान से समझते हैं। ये एक स्टडी होगा देखने की, हम लोग जो नॉर्मल पीएल अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग का देखते हैं वो बिल्कुल अलग है, और जब भी हम किसी बैंक्स का या एनबीएफसी का पीएल स्टेटमेंट देखते हैं तो वो देखने में बिल्कुल अलग लगता है। इसको देखते हैं कि इनका इंटरेस्ट इनकम जो क्वार्टर वन में आया है 1450 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम आया है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो इनका लगा है 776 करोड़। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस, देखो एनबीएफसी का जो बिजनेस होता है, इनके पास अपना तो पैसा ज्यादा होता नहीं है। ये लोग बाजार से डिवेंचर इश्यू करके या टर्म लोन बैंक से लेके अपने पास पैसा लाते हैं।
और फिर इस पैसा को दूसरे जगह पे लोन पे दे देते हैं, तो दे आर जस्ट लाइक अ मीडिएटर। तो यहाँ पर मान लो ये लोग 12% पे किसी को लोन देते हैं और यहाँ पर बैंक से ये लोग 10% पे मान लो लोन लेते हैं, तो इनका जो बेनिफिट है सिर्फ ये 2% जो बीच का स्प्रेड है, दिस इज व्हाट देयर नेट इंटरेस्ट इनकम इज। तो 12% पे जो ब्याज पे रुपया इन लोगों ने दिया है, ये कस्टमर जब इंटरेस्ट इनको देता है, दैट इज इंटरेस्ट इनकम। और फिर 10% ब्याज ये लोग जो अपने क्रेडिटर्स को या लोन प्रोवाइडर्स को देते हैं, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट इनकम इनका 1450 करोड़ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 776 करोड़ है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनका 675 करोड़ के आसपास आ गया, विच इज अ वेरी गुड। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो काफी अच्छा होगा। नेट नॉन फंड बेस्ड इनकम, नॉन फंड बेस्ड इनकम मतलब ऐसा इनकम जहां पर किसी भी तरह का पैसा लोन पे नहीं दिया गया, यहां पर ये लोग कस्टमर से क्या ले रहे हैं, फी बेस्ड इनकम ले रहे हैं या कोई बीच का कमीशन बेस्ड इनकम ले रहे हैं। तो जहां फी बेस्ड या कमीशन बेस्ड इनकम है, जहां पर मेरे को अपने घर से किसी को कोई लोन नहीं देना पड़ रहा है, आई एम जस्ट चार्जिंग फीस और आई एम चार्जिंग कमीशन, उसको बोलते हैं नॉन फंड बेस्ड इनकम। तो ये है नेट इंटरेस्ट इनकम जो लोन दे के कमाई हुआ, ये है नॉन फंड बेस्ड यानी जो हम लोग सर्विसेज से पैसा कमाए। ये दोनों इनकम मिला के बनता है टोटल इनकम विच इज 1190 करोड़, जो पिछले साल सिर्फ 824 करोड़ था, यानी 44% का ग्रोथ आया है अगर हम एक साल के में कंपेयर करें। पर अगर हम क्वार्टर 4 से कंपेयर करें तो सिर्फ 4% का यहाँ पर ग्रोथ आया। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस 515 करोड़ लग गया, जो कि पिछले साल सिर्फ 315 करोड़ था, तो खर्चा भी 63% बढ़ा है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो 10% खर्चा बढ़ा है। नाउ क्वेश्चन इज ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये कंपनी काफी नए नए ब्रांचेस अभी खोल रही है, तो जितना ये लोग ब्रांचेस खोलेंगे वहां एम्प्लॉय अपॉइंट करेंगे, वहां पर एक्सपेंसेस होगा, वहां इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, तो इस तरह का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। ब्रांचेस जब नया खुलता है तो वहां खर्चा पहले दिन से चालू हो जाता है, कमाई तो धीरे धीरे वहां से धीरे, एक साल 6 महीना एक साल लगेगा वहां से रेवेन्यू जनरेट करने, पर खर्चा फर्स्ट डे से चालू हो जाता है। दैट इज द रीजन कि इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों बढ़ गया। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट जो इनका आया है 674 करोड़, ये कैसे कैलकुलेट हुआ? टोटल इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस किए तो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट आया, जो एक साल के मुकाबले 32% बढ़ा, पर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% बढ़ा। लोन लॉस एंड प्रोविजन, अब जितना कमाई हुआ उस पर कंपनी जब भी किसी को लोन देती है तो उस पर हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। अगर हम लोग अकाउंट्स स्टूडेंट है और हम लोग क्लास 11-12 में अकाउंट्स पढ़े हैं तो हम लोग भी प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल के पीएल अकाउंट में डेबिट करते थे, तो वैसे ये एक तरह का प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा डूब गया, पर बैंक वाले लोग या एनबीएफसी कंपनी अपने आप को क्या बोले प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर थोड़ा कंजर्वेटिव होने के लिए अज्यूम करते हैं कि हो सकता है इतना रुपया मेरा डिफॉल्ट हो जाए, यानी जिन लोगों ने मुझसे लोन लिया है वो लोग चुका ना पाए। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं चुकाएंगे, वो लोग चुकाएंगे, बट पहले से हम प्रोविजन बना के रखते हैं ताकि अगर बाई चांस कोई बैड डेट हो भी गया तो हम लोग को ज्यादा तकलीफ ना हो। तो कोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया प्रोविजन बाद देने के बाद? 425 करोड़, जो कि एक साल के बेसिस पे 24% ग्रोथ है और ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% का ग्रोथ। तो अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 330 करोड़ के आसपास आया है, जो कि बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी कितना बताता है, तो मतलब कैलकुलेट होकर आता है 174 रुपीज का बुक वैल्यू बनता है। पिछले क्वार्टर में ये 165 का बुक वैल्यू बनता था और एक साल पहले ये 145 का बुक वैल्यू बनता था। तो यानी हम लोग देख रहे हैं कि हर क्वार्टर वाइज क्वार्टर भी इनका इनका कंपनी का बुक वैल्यू बढ़ा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। इनकम एनालिसिस का बात करें, अभी हम लोगों ने देखा था कि टोटल इनकम इनका आया था 1189 करोड़। अब इसका डिटेल देखते हैं कि 1189 करोड़ जो टोटल इनकम आया वो कहां से आया। तो लोन बुक यूजिंग रिस्क कैपिटल, ये सब तो लोन बुक का डिटेल बता रहा है कि लोन बुक हम लोग का कितना है, 32,000 करोड़ का लोन बुक है। सिक्योरिटाइज बुक 2,000 करोड़ के आसपास है। असाइंड असेट 14,500 करोड़ का है। को लेंडिंग बुक 3,800 करोड़ का। इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जो इनकम जनरेट हुआ वो कहां से आया। इंटरेस्ट इनकम आया 1450 करोड़, इंटरेस्ट एक्सपेंस आया, नेट इंटरेस्ट इनकम आ गया, ये तो हम लोग जानते हैं। फिर इनकम फ्रॉम असाइंड एसेट, जो नॉन फंड बेस्ड इनकम यहाँ पर हम लोग देखे थे 513 करोड़ था, उसका ब्रेकअप समझना इंपॉर्टेंट है कि ये 513 करोड़ जो था वो कहां से आया।
तो नॉन फंड बेस्ड इनकम 513 करोड़ जो दिख रहा है उसका ब्रेकअप क्या है, इनकम फ्रॉम असाइन्ड एसेट्स और अदर फी या कमीशन बेस्ड इनकम। तो फी और कमीशन बेस्ड इनकम 86 करोड़ का है, और कुछ असेट हमने दूसरों को असाइन कर दिया है, उसके अगेंस्ट में हम लोग को क्या मिल रहा है, कुछ ब्याज मिल रहा है या कुछ उसका कमीशन मिल रहा है, दैट इज असाइन्ड इनकम, इनकम फ्रॉम असाइन्ड असेट। तो वो मेरा नॉन फंड बेस्ड इनकम में कैलकुलेट होता है। तो दिस इज हाउ इट इज ब्रोकन अप। टोटल इनकम जो 1190 करोड़ आया उसका डिटेल यहाँ मिल गया। अब फंड बेस्ड इनकम और नॉन फंड बेस्ड इनकम अगर देखें तो फंड बेस्ड इनकम 57% ऑफ द टोटल इनकम है और नॉन फंड बेस्ड इनकम 43% है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी सेम था। तो देयर इज नो मच ऑफ अ चेंज। अब बैलेंस शीट का बात करें तो इनके पास कैश में करीब 4500 करोड़ है, रिसीवेबल्स 157 करोड़ है, लोन टोटल ये लोग दे रखे हैं 34,000 करोड़ का लोन बुक है, और इन्वेस्टमेंट इनका 2400 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। अदर फाइनेंशियल एसेट्स इनके पास जो है 1273 करोड़। पेबल्स उसके अगेंस्ट में 185 करोड़ है। बोरोइंग्स इन लोगों ने जो लिया है, यानी मैंने क्या बताया कि ये लोग दूसरे जगह से लोन लेके सामने में लोन देते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि इन लोगों ने कहां कहां से लोन उठाया है। करीब करीब 10,000 करोड़ रुपया तो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर से उठाया है, 10,000 करोड़, और 24,800 करोड़ रुपया टर्म लोन से या बैंक लोन से, इंश्योरेंस कंपनी से, ये सब जगह से लोन लिया हुआ है। तो एक राउंड फिगर में अगर बात करें तो 25,000 करोड़ रुपया करीब करीब बाकी जगह से आया है। तो इनका लोन बुक जो बनता है 35,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने बाजार से लोन ले रखा है, बोरोइंग्स। और ये 35,000 के अगेंस्ट में इन लोगों ने कितना लोन दे रखा है और इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 34,143 करोड़, और प्लस यहाँ पर 2,400 करोड़, यानी 36,500 करोड़ रुपया करीब करीब यहाँ पर ये लोग लोन दे के बैठे। तो यानी कहीं ना कहीं इनका कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि जितना इनका बोरोइंग्स है उतना इनका असेट भी है। तो 35,000 करोड़ का लोन ले रखा है, 36,500 करोड़ का लोन दे रखा है। तो मोर और लेस मैच कर रहा है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन कि ऐसा नहीं है कि ज्यादा दिक्कत में है कंपनी। और उसके बाद उनका कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी है 1200 करोड़ का, रिसीवेबल्स भी है, कैश भी 4,500 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है। तो दैट इज ऑल पॉजिटिव। फिर इनका नेट वर्थ का अगर बात करें तो 76 करोड़ का इनके पास इक्विटी है, रिजर्व्स में 6,800 करोड़ रुपया अभी तक प्रॉफिट बना रखे हैं। तो 6,880 करोड़ का इनका नेटवर्क। असेट का बात करें कि ब्रेकअप क्या है इनका, कहां पर कितना रुपया लोन दे रखे हैं, तो होम लोन 35% करीब करीब है, वो 18,618 करोड़ रुपया होम लोन दे रखे हैं। उसमें ईयर ऑन ईयर 26% का ग्रोथ है, विच इज अ वेरी गुड साइन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% का ग्रोथ है। ग्रॉस एनपीए 2.4%, नेट एनपीए 1.6%, और पोर्टफोलियो यील्ड 10.4%। और टिकट साइज का मतलब होता है कि एवरेज एक इंसान को कितना का ये लोग लोन दे रखे हैं। यानी जब ये लोग होम लोन देते हैं तो एवरेज में 16 लाख के आसपास का एक एक कस्टमर को लोन दिया जाता है। फिर दूसरा इनका मेन पोर्टफोलियो जो है वो गोल्ड लोन है। तो 32% ऑफ द टोटल लोन बुक इज गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन में 17,130 करोड़ रुपए गोल्ड लोन दिया हुआ है। इसमें 29% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 6% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। ग्रॉस एनपीए बहुत कम है, बिलो 1। नेट एनपीए और भी कम है, 0.7। पोर्टफोलियो यील्ड सबसे ज्यादा 17.2, सबसे ज्यादा तो नहीं बट काफी अच्छा है, 17.2%। एंड टिकट साइज बहुत छोटा होता है, 70 लाख का एवरेज में लोन देते। बिजनेस लोन 15% है, 7,600 करोड़। माइक्रो फाइनेंस 12% है, 6,276 करोड़। तो ये इनका कोर प्रोडक्ट्स है। मेन अगर बिजनेस का बात करें कि ये कंपनी किन 4 बिजनेस में है, तो ये 4 लोगों का नाम है कि हम होम लोन में है, गोल्ड लोन में है, बिजनेस लोन में है और माइक्रो फाइनेंस। दीज आर द 4 मेन कोर प्रोडक्ट्स। उसके बाद छोटा मोटा काम रियल एस्टेट में करते हैं, कैपिटल मार्केट में 1% का धंधा है। तो ये सब कोई बहुत मेजर धंधा नहीं है। मेन कंपनी का जो बिजनेस है ये 4 सेक्टर्स है। और ओवर द पीरियड हम देख सकते हैं कि ये ब्लू वाला का एरिया बढ़ते जा रहा है, येलो वाला का एरिया बढ़ते जा रहा है। तो ब्लू का एरिया बढ़ रहा है, येलो का एरिया बढ़ रहा है, सिग्निफाई कर रहा है होम लोन बढ़ रहा है, गोल्ड लोन बढ़ रहा है। बिजनेस लोन कम होते जा रहा है दिन पे दिन, माइक्रो फाइनेंस भी मोर और लेस कम होते जा रहा है, फिर कैपिटल मार्केट का लोन भी कम होते जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये 2 मेन सेक्टर में कंपनी ज्यादा एक्सपैंड करते जा रही है। इनका लोन बुक जो है होम लोन और गोल्ड लोन से बढ़ते चला जा रहा है,
और बाकी मोर और लेस बिजनेस लोन ठीक ठाक है, बाकी सब कम होते जा रहा है। तो कंपनी मेन फोकस कर रही है होम लोन्स पे और गोल्ड लोन्स। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो लोन बुक जो है, लोन एयूएम मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट जो लोन बुक है, इनका हर साल बढ़ रहा है। FY18 से अगर Q1 FY23 तक देखें तो 31,000 करोड़ का लोन बुक हुआ करता था, वो 52,000 करोड़ हो गया। तो काफी अच्छा यहाँ पर कंपनी ग्रो कर रही है। सिमिलरली प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो 465 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। रिटर्न ऑन असेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन असेट इनका 20% था, अभी भी 20.5% है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट 2.9% है। तो रिटर्न ऑन असेट 2.5 से हो ज्यादा होना, ये बहुत बड़ा बात होता है। कोई भी बैंक्स का, जब हम बैंक्स को देखते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट हम देखते हैं कि 1 से बेसी है कि नहीं। अगर रिटर्न ऑन एसेट 1.5 होता है तो हम बोलते हैं बहुत अच्छा कर रहा है बैंक, 2 होता है तो माशाअल्लाह। और एनबीएफसी में जनरली हम लोग 1.5 के ऊपर चेक करते हैं, 2 होता है तो बहुत अच्छा बोलते हैं, 2.5 से ऊपर होना तो मतलब अमेजिंग माना जाता है। तो यहाँ पर तो 2.9% का रिटर्न ऑन एसेट है, विच इज वेरी गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है, 15% से ऊपर कहीं भी रिटर्न ऑन इक्विटी हो तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 20.5% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7.8%, विच इज वेरी गुड। नॉर्मली बैंक्स लोगों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% के आसपास होता है, 4.01% ऐसा होता है। आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का देखो 4%, 4.1%, 4.2% ऐसा होता है। इनका एनबीएफसी का नॉर्मली ज्यादा होता है, ये लोग 7%, 8% के रेंज में होते हैं, तो वहीं पर इनका भी है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा है। इस ये तो ईयर का है पूरा, तो इस क्वार्टर में 674 करोड़ का इनका हुआ है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कॉस्ट इज ओनली 43%, वो भी अभी बड़ा है क्योंकि इन लोग काफी नए नए ब्रांचेस खोल रहे हैं और वहां खर्चा लग रहा है। अदरवाइज नॉर्मली देखे तो 35%, 40% इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट टू इनकम, बट अभी यहाँ पर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द रीजंस आई हैव टोल्ड। की रेशियोज अगर देखें तो नॉन फंड बेस्ड इनकम 43% हो गया। तो नॉन फंड बेस्ड इनकम जितना बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको अदर सोर्स से रिवेन्यू यानी कमीशन से, असाइंड एसेट से, यहाँ से इनकम अच्छा आ रहा है, तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट यहाँ पर कम होता है। तो इस तरह का इनकम बढ़ रहा है, ये अगेन अच्छा साइन है। यहाँ पर बोल रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनका बढ़ा है। ठीक है, वो क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ रैपिड ब्रांच एक्सपेंशन, मैनेजमेंट ने खुद लिखा है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज हाउ मच परसेंट ऑफ एवरेज एयूएम, तो 5.1%, जो कि इसी रेंज में नॉर्मली रहता है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कोविड रिलेटेड प्रोविजंस यहाँ पर आया था इसलिए बहुत बढ़ गया था, अदरवाइज यहाँ पर प्रोविजनिंग जो है, प्रोविजन इज 37% ऑफ द प्रॉफिट। फिर प्रोविजन टू एवरेज लोन बुक, लोन बुक का कितना परसेंट प्रोविजन बनाया, तो यहाँ पर ज्यादा प्रोविजन बनाना पड़ा था 3.9%, अभी फिर से हम लोग 2.9 पे आ गए, आगे चल के ये थोड़ा और गिर सकता है। नेट डेट टू इक्विटी इज 4.4, तो कंपनी का लिवरेज जो है ये 4.4 है, तो एनीथिंग बिलो 5 इज ओके। एनबीएफसी का लिवरेज अगर 5 से नीचे हो तो ठीक ठाक माना जाता है, ऐसा कोई खराब नहीं है। असेट क्वालिटी देखें तो असेट क्वालिटी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ग्रॉस एनपीए जो है 2.58% है, नेट एनपीए 1.48%। कहां पर कितना है ये ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि होम लोन में 0 से 30 डेज यानी स्टेज 1 में 10,000 करोड़ है, स्टेज 3 में जो है बहुत कम है। ठीक है, बिजनेस तो 11,347 करोड़ का टोटल लोन, 18,000 समथिंग करोड़ का लोन बुक है, उसमें 11,300 समथिंग करोड़ ये जो है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में जिसपे प्रोविजन बनाया हुआ है। तो प्रोविजन कंपनी कितना बनाती है? स्टेज 1 पे 1.7%, स्टेज 2 पे 9.7% और स्टेज 3 पे ऑलमोस्ट 33% का प्रोविजन बनाती है। तो एज पर आरबीआई जो है कितना इनका प्रोविजन होना चाहिए? 119 करोड़ का होना चाहिए, कंपनी 316 करोड़ का प्रोविजन बना के रखी। तो दिस इज अ गुड साइन कि प्रोविजन कंपनी ज्यादा बना रही है, यानी कंपनी कंजर्वेटिव हो रही है। सिमिलरली बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, माइक्रो फाइनेंस, ये सब आप पॉज करके आप देख सकते हो, डिटेल में देख सकते हो कि किसमें कितना प्रोविजन है। लाइबिलिटी प्रोफाइल देखें तो कंपनी का लाइबिलिटी भी काफी ठीक ठाक है, क्योंकि इन लोगों ने 55% जो टोटल इनका लाइबिलिटी है 32,300 करोड़ के आसपास, उसमें 55% टर्म लोन है। टर्म लोन यानी ये इनको लॉन्ग टर्म के लिए मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि इनको 6 महीना बाद चुकाना है या 1 साल में चुकाना है। तो ये टर्म लोन से ले रखे हैं। 30% बॉन्ड से ले रखे हैं, ये भी लॉन्ग टर्म होता है जनरली।
15% खाली रीफाइनेंस है, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। तो टोटल इसमें देखना है 85% ऑफ द लोन बोरोइंग्स जो है इनका लॉन्ग टर्म है। तो असेट लाइबिलिटी का जो मिसमैच का प्रॉब्लम आता है वो नहीं आएगा। क्वेश्चन आता है एसेट लाइबिलिटी मिसमैच क्या होता है? असेट लाइबिलिटी मिसमैच में क्या होता है ना कि जनरली आपने बैंक से लोन लिया है 1 साल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1000 करोड़ रुपए, 1 साल के लिए आपने बैंक से लोन लिया और आपने सामने वाले को 1000 करोड़ रुपया दे दिया, बहुत सारे कस्टमर को दिया होगा, होम लोन दे दिया 20 साल के। अब 20 साल बाद इन लोगों का पैसा वापस आएगा या हर साल आएगा पर थोड़ा थोड़ा आएगा। पर आपने यहाँ क्या गलती किया, आपने जिनसे लोन लिया उनको आपने प्रॉमिस कर दिया हम 1 साल में सारा चुका देंगे। तो आपका लाइबिलिटी का जो टाइम है वो तो 1 ईयर है, असेट का जो टाइम है वो 20 साल में ब्रेक हो। तो 1 साल बाद जब बैंक वाला आपसे 1000 करोड़ मांगने आएगा कि भैया 1 साल हो गया मेरा पैसा रिटर्न करो, आप कहां से लाके दोगे? क्योंकि ये जो 20 साल वाला कस्टमर है उसको अगर 20, अगर मान लो ये 10 साल वाला कस्टमर भी है, तो 1 साल बाद तो ये आपको खाली 100 करोड़ रुपए चुकाएगा। 10 साल में अगर इक्वली डिवाइड करते हैं तो 1 साल बाद ये आपको खाली 100 करोड़ चुकाएगा। बैंक वाला आपसे 1000 करोड़ मांग रहा है, तो आप 900 करोड़ कहां से लाके दोगे? और वहां पर आप सोचोगे कि नया लोन ले लेंगे 900 करोड़ का, तो नया लोन आप लो भी लोगे, बाई चांस नया लोन नहीं मिल पाया उस समय तो क्या? तो इस तरह का सिचुएशन को बोलते हैं असेट लाइबिलिटी मिसमैच। यही प्रॉब्लम था डीएचएफएल का, इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के कारण डीएचएफएल के बुक्स में यही दिक्कत था, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच काफी बड़ा था। उस वजह से क्या हुआ, 2018 में जब आईएलएफएस का क्राइसिस आया, लिक्विडिटी क्रंच हुआ, उन लोग को नया लोन मिलना बंद हो गया, नया लोन मिलना बंद हो गया और जो कस्टमर थे उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत डिफॉल्ट कर दिया। तो वो दोनों तरफ से फंस गया, कस्टमर से पैसा आ नहीं रहा है, जिससे लोन लेके रखा है वो बोल रहा है भैया मेरा पैसा लौटाओ। तो ये असेट लाइबिलिटी मिसमैच नहीं होना चाहिए। और यहां पर हम देख सकते हैं कि कंपनी काफी प्रूडेंट है कि 85% ऑफ द जो बोरोइंग्स है ये लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ असेट लाइबिलिटी मिसमैच का ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी के पास सरप्लस पैसा रहता है, तो असेट लाइबिलिटी मिसमैच का कोई दिक्कत नहीं है। असेट लाइबिलिटी मिसमैच सरप्लस अक्रॉस ऑल पॉकेट्स, आप 1 साल देख लो, 2 साल, 3 साल भी देख लो, तो कंपनी के पास सरप्लस अवेलेबल है। इतना रुपया कंपनी के पास है, जबकि इतना रुपया कंपनी को मे बी लौटाना पड़ेगा, तो देयर इज ऑलवेज सरप्लस अवेलेबल। यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में भी देखें तो कंपनी के पास जो अभी कैश है 5520 करोड़ कैश कंपनी के पास अवेलेबल है, कैश प्लस अनड्रॉन लाइन यानी बैंक से अभी भी क्रेडिट का फैसिलिटी इनके पास जो है, टोटल मिला के ये लोग कभी भी 5520 करोड़ रुपया यूज कर सकते। जबकि जनवरी तक भी अगर हम देखें या दिसंबर तक भी देखें तो कंपनी सिर्फ 5345 करोड़ का ही पेमेंट कर, तो जितना इनको दिसंबर तक पेमेंट करना उतना तो इनके पास आज ही बैंक में पड़ा हुआ है, तो दिसंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं। और दिसंबर तक ऑब्वियसली कस्टमर्स का ईएमआई जो आता है वो तो आएगा, तो वहां पर कैश और बढ़ते जाएगा, तो इनको रिपेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। वही बोल रहे हैं वेल कवर्ड डेट रिपेमेंट शेड्यूल। अभी इन लोगों ने काफी इनिशिएटिव लिया है, गोल्ड लोन ये लोग घर घर पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर ये लोग अपना बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, ब्रांचेस को बढ़ा रहे हैं, टारगेटिंग ब्रांचेस एक्सपेंशन ऑफ गोल्ड लोन, क्योंकि इनको पता है कि गोल्ड लोन से काफी अच्छा प्रॉफिट ये लोग कमा सकते हो और ये रिस्क भी कम होता है, क्योंकि आप गोल्ड लोन जब देते हो तो गोल्ड तो आपके पास पड़ा है, तो रिस्क का कोई बात नहीं होता ज्यादा, तो आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटी है, तो इसीलिए ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं गोल्ड लोन को बढ़ाने। और माई मनी ऐप बोल के एक वेबसाइट ये लोग चालू किए हैं, जहां ऑनलाइन और व्हाट्सएप पे ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पूरा प्रोसेसिंग जो होता है 100% ऑनलाइन प्रोसेस होता है। लोन्स यहाँ पर कितना 50,000 से 10 लाख तक का बिजनेस लोन दिया जाता है, ये ऑनलाइन दिया जाता है, और 5,000 से 2 लाख तक का पर्सनल लोन ऑनलाइन दिया जाता है। तो ये नया इनिशिएटिव है, यहाँ पर भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। गोल्ड एट होम डिस्पर्समेंट कितना है, 205 करोड़ रुपया Q1 में लोग डिस्पर्स किए, विच इज अ गुड साइन। जो स्टार्ट हुआ था पिछले साल 51 करोड़ से, ये 205 206 करोड़ पहुंच गए। जो डिजिटल लोन ये लोग है पहले 11 करोड़ 116 करोड़ था, सॉरी 11.6 करोड़ था, वो आज बढ़ के 259 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। ये सारा परफॉर्मेंस हम लोग देख सकते हैं, कितना प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, कितना एयूएम ग्रोथ हुआ। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको मोरलेस समझा दिया है कि कहाँ कितना ग्रोथ हुआ, एसेट क्वालिटी क्या है, बैलेंस शीट कैसा है, आप पॉज करके इसको अच्छा से देख सकते हैं। परफॉर्मेंस हाइलाइट्स में कंपनी का कैसा रहा है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका हेल्थी है, 32% का ग्रोथ है, और ये आया भी है हायर प्रोविजन से, यानी कंपनी ने काफी हाई प्रोविजंस बना रखा है, उसके बाद ये प्रॉफिट है। अगर प्रोविजन कंपनी कम करती तो और अच्छा प्रॉफिट है।
लोन असेट में अच्छा ग्रोथ आया, इंटरेस्ट का मार्जिन जो है वो काफी अच्छा है, 7.5% से ऊपर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, विच इज गुड। ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा है बिकॉज ऑफ न्यू ब्रांचेस एंड एनुअल हाइक्स ऑफ द एम्प्लॉइज। Asset quality NPA is 2.6%, which is higher than expected. Provision was for loans coming out of restructuring time, especially microfinance loan. With restructured time over for almost all loans, the provision is likely to begin tapering. ये बोल रहे सेकंड और थर्ड क्वार्टर से प्रोविजनिंग कम होने लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग का जितना भी प्रोविजनिंग करना था हम लोग मोर और लेस कर लिए। लिक्विडिटी इनके पास 5,520 करोड़ का है, कैश इक्विवेलेंट और अनड्रॉन लाइंस को लेके, तो लिक्विडिटी का पोजीशन भी काफी अच्छा है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो नॉर्मली 15% होना चाहिए, इनका ऑलमोस्ट 23% है, वो भी काफी कंफर्टेबल है। वैल्यूएशन का बात करें तो होम लोन में इनका इतना है, गोल्ड लोन में इतना करोड़ है, ये सारे क्रोर्स में, ठीक है ना, मैंने शायद लिखना भूल गया, ये सारे अमाउंट क्रोर्स में। तो बिजनेस लोन इतना करोड़, माइक्रो फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन और कैपिटल। तो हम लोगों ने देखा होम लोन 35% है, गोल्ड लोन 32%, बिजनेस लोन 14%। तो मैंने क्या किया, कंपनी के नेट वर्थ को उस परसेंटेज में डिवाइड किया। कंपनी का नेट वर्थ 8,800 करोड़ है, उसको मैंने इस परसेंटेज में डिवाइड कर दिया, तो ये इंडिविजुअली आ गया किस लोन में कितना बुक वैल्यू बनता है। तो होम लोन का मैंने बुक वैल्यू कैलकुलेट किया तो ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास राउंड फिगर में। गोल्ड लोन आया राउंड फिगर में 2300 करोड़ के आसपास। तो उसके हिसाब से मैंने कंपनी को कंपेयर किया। पहले यहाँ पर होम फाइनेंस में मैंने कंपेयर किया इसको आवास से और कैंफिन से। तो होम फाइनेंस में इनका 18,000 का AUM है, रिटर्न ऑन एसेट इतना है, रिटर्न ऑन इक्विटी इतना है, बुक वैल्यू 2500, इसका 2800 करोड़ का बुक वैल्यू है, इसका 3,050 करोड़ का। इसको जो मार्केट कैप मिला हुआ है 18,900 करोड़, यानी 6.73 टाइम्स प्राइस टू बुक। इसको मिला हुआ 2.63 टाइम्स प्राइस टू बुक, इसको कैंफिन होम्स। तो मैंने इन दोनों का एवरेज लिया कि इसको अगर 6.7 है, इसको 2.6 है, तो इसको कुछ भी नहीं तो एवरेज में 4 टाइम्स का मल्टीपल मिलना चाहिए। तो 2500 करोड़ का बुक वैल्यू पे अगर 4 टाइम्स का मल्टीपल मिलता है तो इसका मार्केट कैप सिर्फ होम लोन बिजनेस से 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फिर मैंने इसको गोल्ड लोन से कंपेयर किया। गोल्ड लोन को मैंने मन्नापुरम और मुथूट से कंपेयर किया। तो मन्नापुरम का बुक वैल्यू है 8,500, इसको प्राइस टू बुक जो मिलता है 1.02, तो मार्केट कैप 8,700 करोड़। मुथूट को प्राइस टू बुक 2.42 मिलता है, बुक वैल्यू इसका 18,522 करोड़ है, तो 44,000 करोड़ का मार्केट कैप मुथूट को मिलता है। अब इन दोनों का एवरेज लिया मैंने प्राइस टू बुक कि इसको 2.5 इसको 1, तो मैंने एवरेज माना कि इसको कुछ भी नहीं तो 1.5 तो मिलना चाहिए। तो 2200 करोड़ का बुक इसके पास है गोल्ड लोन में, 1.5 का अगर अपने लोग मल्टीपल देते हैं तो इसका मार्केट कैप 3,300 करोड़ रुपए निकल गया। तो सिर्फ होम लोन और गोल्ड लोन, ये दो लोन मिला के ही इनका टोटल 13,300 करोड़ का मार्केट कैप हो जाता है, जो कि कंपनी का करेंटली मार्केट कैप है। तो यानी इसके अलावा जो बाकी बिजनेसेस है, यानी सिर्फ 67% ऑफ द बुक जो है इसी से पूरा मार्केट कैप आ जाता है। तो बाकी 33% जो बिजनेस है वो तो फ्री में मिल रहा है। ये जो बिजनेस लोन, माइक्रो फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल मार्केट 37 के बाद, सॉरी 67 के बाद 33%, तो 33 1/3 ऑफ द बिजनेस ऑलमोस्ट अपने को फ्री में मिल रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा अभी मार्केट वैल्यूएशन वाइज ये सस्ता है, अगर आप कैलकुलेट करके जिस तरह से वैल्यूएशन निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि बाकी बिजनेस काफी सस्ता में हम लोग को मिल रहा है। तो दिस इज वन कंपनी यू शुड लुक एट। किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस चैनल में जो भी आपको सिखाया जा रहा है जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस की कंपनी को कैसे स्टडी करते हैं, फाइनेंस कंपनी को। ये जो वैल्यूएशन है ना, इसको बोलते हैं एसओटीपी वैल्यूएशन बोलते हैं, सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन। तो ये सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन में आपको सिखाया जा रहा है कि ये जो कंपनी IIFL फाइनेंस, ये होम लोन पोर्टफोलियो के हिसाब से इसका मार्केट कैप क्या होना चाहिए, गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के हिसाब से इसका मार्केट कैप क्या होना चाहिए, तो कंबाइंड मार्केट कैप क्या होना चाहिए। तो सिर्फ होम और गोल्ड लोन से ही पूरा मार्केट कैप आ जा रहा है, बाकी बिजनेस ऑलमोस्ट फ्री में मिल। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंपनी ऑन IIFL फाइनेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से फाइनेंस कंपनी को हम देखते हैं, उसमें क्या क्या चीज देखा जाता है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी का जो PL स्टेटमेंट होता है ना बिल्कुल अलग होता है। तो इसको पढ़ने का तरीका, इसको देखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है, और वैल्यूएशन करने का भी तरीका आप देखो मैंने बिल्कुल नए तरीका से किया। आप मेरे पुराने वीडियोस में अगर आप जाएंगे
वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जब हम देखते हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज का, तो वहाँ वैल्यूएशन करने का तरीका बहुत अलग है। और ये फाइनेंस कंपनी को अभी हमने किया, तो यहाँ वैल्यूएशन करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला, कुछ जानने मिला। अगर आपको यहाँ से फायदा हो रहा है, इस चैनल में आके आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो उम्मीद करूंगा कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे और आप कोई भी कंपनी का नॉलेज मिस ना करें। हम आने वाले समय भी और भी नए नए कंपनीज का वैल्यूएशंस डालेंगे, उस कंपनी का पूरा फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस पूरा डीपली करेंगे, तो आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके, वो भी कुछ सीख सके। और बिना कोई रिस्क लिए या आंख बंद करके, जनरली क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट को उतना समझ नहीं पाते हैं, तो वो लोग आंख बंद करके किसी भी कंपनी में पैसा लगा देते हैं। और सिंपल एक ही ऑब्जेक्टिव से ये चैनल स्टार्ट हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ये नॉलेज मिल सके कि कैसे कंपनी को स्टडी करके और उसके बाद वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सके कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं। इट्स नॉट लाइक कि कोई गैम्बलिंग करना है कि बिना कोई कंपनी को जाने, बिना उसका नॉलेज लिए कहीं पर भी पैसा डाल दो। बहुत मेहनत का पैसा होता है हम रिटेल इन्वेस्टर्स का, तो हम इसको ऐसे ही कहीं फेंक नहीं सकते। बहुत सोच समझ के हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और उसके लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। आप लर्न करोगे, आप सीखोगे, तभी आप एम्पावर हो पाओगे और स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो पाओगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कोई सी न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।